नमस्कार, मैं हूं वंशिता शर्मा। स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। अपने आखिरी बजट में हर वर्ग को खुश करेगी सरकार, बजट भाषण 4 मार्च को। जीएसटी उगाही में 970 करोड़ का मुनाफा, पिछले साल के मुकाबले 34% ज्यादा। बोर्ड निगमों में भी अब विभागों के भर्ती नियम लागू होंगे, कार्मिक विभाग ने मांगी डिटेल। कल से महकेगी स्कूलों की रसोई, लाखों छात्र चखेंगे मिड डे मील। कॉन्ट्रैक्ट अवधि में इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर हुए टीचर फंसे, मामला कार्मिक विभाग पहुंचा। एनपीएस कर्मचारियों के समर्थन में उतरा सीटू, 28 मार्च से केंद्रीय ट्रेड यूनियन करेंगी आंदोलन। नेशनल हाईवे पर घायलों को 50,000 मुआवजा, केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किया अधिसूचना। अब आपके लिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वर्तमान सरकार के आखिरी बजट में समाज के हर वर्ग को छुएंगे। जिस तरह से इस बार बजट में तैयारी हुई है, उससे लगता है कि नई योजनाएं लॉन्च करने के बजाय लोगों को सीधा लाभ देने पर सरकार का फोकस रहेगा। देखना होगा वे किस तरह से हर वर्ग को खुश रखने का यत्न करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वर्तमान सरकार के आखिरी बजट में समाज के हर वर्ग को छुएंगे। जिस तरह से इस बार बजट में तैयारी हुई है, उससे लगता है कि नई योजनाएं लॉन्च करने के बजाय लोगों को सीधा लाभ देने पर सरकार का फोकस रहेगा। बजट बनाने से पहले मुख्यमंत्री ने विधायकों, अफसरों और आम लोगों से भी सुझाव लिए हैं। इसके बाद बना बजट भाषण 4 मार्च को विधानसभा में रखा जाएगा। इस बजट भाषण में सीएम आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी को लेकर कोई ऐलान कर सकते हैं। हालांकि इस पर बनाई कैबिनेट कमेटी अभी पूरा अध्ययन इसके बारे में नहीं कर पाई है, लेकिन पॉलिसी की घोषणा पहले होने के बाद इसे फिर बजट के बाद ड्राफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही नई नौकरियों पर भी सीएम कुछ ऐलान करेंगे। पिछले बजट में 30,000 पद सरकारी क्षेत्र में भरने की घोषणा हुई थी। इनमें से शिक्षा में 8,000 और पीडब्ल्यूडी में 5,000 मल्टीटास्क वर्कर अब तक सरकार नहीं भर पाई है। एक चर्चा ये भी है कि इस बार मुख्यमंत्री का फोकस गैर लाभार्थी समूहों पर रहेगा। अब तक हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा राज्य सरकार के पास है। इस बार ध्यान उन वर्गों पर भी रहेगा जो इन लाभार्थियों में शामिल नहीं है, यानी जिन तक अभी राज्य सरकार की कोई योजना नहीं पहुंची है। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल। अगर आप भी बनना चाहती हैं मिस हिमाचल तो तैयार रहें। ऑडिशंस शुरू 7 मार्च से। जल्द आ रहे हैं आपके शहर। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या लाइक करें मिस हिमाचल के फेसबुक पेज और फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। प्रदेश भर में जीएसटी उगाही में विभाग ने रिकॉर्ड कायम किया है। कोविड के बाद बदले हालात में विभाग की तीव्रता राजस्व जुटाने में नजर आ रही है। अब तक वित्तीय वर्ष में पिछले साल के मुकाबले 970.65 करोड़ रुपए का मुनाफा उगाही में नजर आ रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 34% अधिक है। प्रदेश भर में जीएसटी उगाही में विभाग ने रिकॉर्ड कायम किया है। कोविड के बाद बदले हालात में विभाग की तीव्रता राजस्व जुटाने में नजर आ रही है। अब तक वित्तीय वर्ष में पिछले साल के मुकाबले 970.65 करोड़ रुपए का मुनाफा उगाही में नजर आ रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 34% अधिक है। अब तक 3,826.76 करोड़ रुपए की उगाही जीएसटी में हो चुकी है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 2,856.11 करोड़ रुपए ही था। इस बार फरवरी माह में भी जीएसटी उगाही में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। एक महीने में ही जीएसटी उगाही में 17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फरवरी माह की बात करें तो 46.17 करोड़ रुपए अब तक विभाग पिछले साल के मुकाबले अधिक जुटा चुका है। इस बार फरवरी माह में 322.41 करोड़ रुपए विभाग ने विभिन्न माध्यमों से जुटाए हैं, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 276.74 करोड़ रुपए तक ही पहुंच पाया था। विभाग ने जीएसटी जुटाने में लगातार किए गए बदलावों को इस बार ज्यादा उगाही के लिए मददगार ठहराया है। आबकारी एवं कराधान विभाग के राज्य आयुक्त यूनुस ने बताया
कि जीएसटी को लेकर विभागीय टीम लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वर्तमान में बहुत से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू में अपने अपने भर्ती नियम हैं। एक ही पद के लिए अलग अलग भर्ती नियम होने के कारण कई बार दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में अब हिमाचल के सभी बोर्ड और निगमों में विभागों के ही भर्ती नियम लागू होंगे। हिमाचल के सभी बोर्ड और निगमों में अब विभागों के ही भर्ती नियम लागू होंगे। वर्तमान में बहुत से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू में अपने अपने भर्ती नियम हैं। एक ही पद के लिए अलग अलग भर्ती नियम होने के कारण कई बार दिक्कतें आ रही हैं। इस बारे में क्लास 3 और 4 के पदों के लिए हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग भी आपत्ति जता चुका है। इसके बाद कार्मिक विभाग ने रिटायर HAS अधिकारी विजय चंदन को इसके बारे में कंसल्टेंट नियुक्त किया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक विभाग को सौंप दी है। इसी रिपोर्ट पर अब भर्ती नियमों में एक रूपता लाने को प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के तहत कार्मिक विभाग 40 बोर्ड और निगमों के साथ बैठक कर चुका है। ये बैठक सचिवालय में ही हुई थी। इनमें सिर्फ 11 बोर्ड निगमों ने इस बारे में पत्र मिलने की बात कही थी, बाकियों ने और समय मांगा था। अब बोर्ड निगमों से डिटेल आने के बाद आगे इस पर फैसला होगा। कल करीब 2 साल के अरसे के बाद स्कूलों की रसोई भी महक उठेगी, क्योंकि बुधवार से प्रदेश के सभी स्कूलों में मिड डे मील का भोजन पकना शुरू हो जाएगा। सरकारी आंकड़े के मुताबिक यहां 5 लाख छात्रों को भोजन परोसा जाएगा। इसमें पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्र शामिल हैं। हालांकि रसोई शुरू करने से पहले स्कूल परिसर समेत रसोई घरों को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के निर्देश शिक्षा विभाग ने दिए हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में बुधवार से पहली से 8वीं कक्षा के 5 लाख बच्चों के लिए मिड डे मील पकेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से किस प्रोटोकॉल में खाना बनेगा, इसकी गाइडलाइन पहले ही जारी कर दी गई थी। इसमें खास तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि खाना बनाने से पहले पूरे परिसर और किचन को सैनिटाइज करना होगा। इसमें सबसे खास बात यह है कि जो भी मिड डे मील कर्मी खाना बनाएंगे उन्हें अपना मेडिकल करवाना होगा और रिपोर्ट स्कूल में देनी होगी। उसके बाद ही वे खाना बना सकेंगे। इसके साथ ही इन मिड डे मील कर्मियों की काउंसलिंग भी करवाई जाएगी। इसके साथ ही ये भी तय किया गया है कि इन कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाना अनिवार्य होगा। कोविड प्रोटोकॉल के तहत दोपहर का भोजन स्कूलों में पकेगा। इस दौरान ये ध्यान रखना होगा कि वर्कर के नाखून बड़े न हो, वहीं बाल को भी बांध कर रखना होगा। ढाटू पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही खाना बनाते समय हाथों में चूड़ियां पहनने पर भी मनाही की गई है। नेल पॉलिश भी नाखून में नहीं लगी होनी चाहिए। खाना बनाते समय हाथों को अच्छे ढंग से सैनिटाइज करना होगा। पहली से 8वीं कक्षा तक के 5.25 लाख छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से छात्रों को दोपहर का पका हुआ खाना नहीं मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट अवधि में एक जिला से दूसरे जिला में ट्रांसफर हुए टीचर फंस गए हैं। शिक्षा विभाग की इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी का मसला सुलझने के बजाय और उलझने वाला है। दरअसल शिक्षा विभाग ने ये केस अब कार्मिक विभाग को भेजा है। कार्मिक विभाग इन फाइल को आजकल डील कर रहा है और अपनी राय शिक्षा विभाग को भेजने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट अवधि में एक जिला से दूसरे जिला में ट्रांसफर हुए टीचर फंस गए हैं। शिक्षा विभाग की इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी का मसला सुलझने के बजाय और उलझने वाला है। दरअसल शिक्षा विभाग ने ये केस अब कार्मिक विभाग को भेजा है। कार्मिक विभाग इन फाइल को आजकल डील कर रहा है और अपनी राय शिक्षा विभाग को भेजने वाला है। लेकिन ये राय शिक्षा विभाग की पॉलिसी और भेजे गए प्रस्ताव के खिलाफ है। दरअसल शिक्षा विभाग ने कार्मिक विभाग से पूछा था कि अनुबंध पर ही अंतर जिला पॉलिसी के कारण नए जिला में ज्वाइन करने वाले शिक्षक क्या उन जिलों में रेगुलर किए जा सकते हैं जहां के उपनिदेशक ने अब तक ये रेगुलाइजेशन नहीं की है। वर्तमान में 12 में से 7 जिलों में ये नियमितीकरण हो चुका है और 5 में होना बाकी है। सबसे पहले बिलासपुर के उपनिदेशक ने 2016 की कार्मिक विभाग की चिट्ठी का हवाला देते हुए ये मामला प्रारंभिक निदेशालय से उठाया था। इसके बाद देखा देखी में अन्य जिलों ने भी ऐसा ही किया। अब स्थिति ये है कि एक जिला से दूसरे जिला में म्यूचुअल आधार पर ट्रांसफर हुए 2 शिक्षक में से एक रेगुलर हो गया है और दूसरा नहीं हुआ है। ये ट्रांसफर शिक्षा विभाग की अपनी ट्रांसफर पॉलिसी के कारण हो पाई, जिसे वर्तमान सरकार ने जेबीटी और सीएनबी के जिला कैडर को राहत देने के लिए बनाया था। लेकिन अब जब विवाद हुआ तो मामला कार्मिक विभाग को भेजा गया।
C2 राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने NPSEA के बैनर तले NPS कर्मचारियों के पेंशन बहाली का समर्थन किया है। C2 ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर वर्ष 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की पेंशन बहाली वर्तमान बजट सत्र में न हुई तो प्रदेश के मजदूर भी कर्मचारियों के साथ लामबंद होंगे और प्रदेश में निर्णायक आंदोलन होगा। देखें ये बड़ी खबर। C2 राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने NPSEA के बैनर तले NPS कर्मचारियों की पेंशन बहाली का समर्थन किया है। C2 ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर वर्ष 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की पेंशन बहाली वर्तमान बजट सत्र में न हुई तो प्रदेश के मजदूर भी कर्मचारियों के साथ लामबंद होंगे और प्रदेश में निर्णायक आंदोलन होगा। C2 के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा और महासचिव प्रेम गौतम ने कहा है कि 28 और 29 मार्च को मजदूरों की केंद्रीय, ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों की राष्ट्रीय फेडरेशनों की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिमाचल प्रदेश में पेंशन बहाली एक प्रमुख मुद्दा होगा। इस हड़ताल में प्रदेश के लाखों मजदूर और कर्मचारी आंदोलन पर उतरेंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि NPSEA की मांगों को अविलंब माना जाए। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने वर्तमान बजट सत्र में पेंशन बहाली ना की तो फिर मजदूर वर्ग कर्मचारियों के साथ मिलकर पेंशन बहाली आंदोलन को और तेज करेगा। दुर्भाग्य से यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग पर घायल होता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में तुरंत आर्थिक राहत सुनिश्चित की जाएगी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के हवाले से ये राहत भरी खबर आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे का शिकार लोगों के परिजनों के लिए राहत की खबर है। परिवार को हुए नुकसान की भरपाई केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय करेगा। हादसे में घायल को 12,500 से फौरी राहत राशि में बढ़ोतरी की गई है। इस राशि को अब 50,000 रुपए कर दिया गया है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिट एंड रन के तमाम मामले खंगाले जाएंगे। अब गंभीर रूप से घायलों को उपचार के लिए 50,000 रुपए और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की मदद केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगी। चलते चलते में नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। पद्धर में पकड़ी 1 किलो चरस। घटासनी बरोट मार्ग पर पुलिस के नाके के दौरान दबोचा कांगड़ा का तस्कर। ठियोग से लापता व्यक्ति का 3 महीने बाद मिला कंकाल। घर से गाड़ी की किस्त जमा करवाने निकला था अभागा। चंबा में अग्निकांड। कोलका पंचायत में मंदिर राख। देवी देहरा में मकान के ऊपरी हिस्से में लपटों ने मचाई तबाही। कुल्लू के कसौल में बनेगा पहला फूड पार्क। पर्यटन को विकसित करने के लिए प्लान तैयार। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ और जरूर देखें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव।